एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों की अपनी साइंस की इस छोटे से सेशन में, जहाँ पे हम लोग आज कुछ अगेन क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट नहीं है, एक पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है? पैराफिन, वैक्स, कोक, बाइटुमिन या फिर स्नेहक तेल। अब देखिए, जब भी हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो हमारे पास जो कच्चा तेल होता है, जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उस कच्चा तेल से क्या किया जाएगा? उस कच्चा तेल का आंशिक आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है? आंशिक आसवन किया जाता है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है ताकि आपके जो भी आपके इसके अंदर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले पदार्थ है वो सेपरेट हो सके। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर है, यानी कि इसके अंदर आंशिक आसवन किया जाता है। होगा क्या? हमारे पास कच्चा तेल है, हमने उसको बॉयल करना स्टार्ट किया, ठीक है। इस हीटर में हम उसको गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के दौरान यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे इस तेल का तापमान होगा कुछ, ठीक है भैया। पहले मान लीजिए कि अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस से हमने स्टार्ट किया, एकदम इनिशियल हमने ठंडा कच्चा तेल लिया मान लो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे जब हमने गर्म किया तो जब 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंचेगा तो उस टाइम पे क्या होगा? इसमें से कुछ गैसेस रिलीज होंगी, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे कंपाउंड्स निकलेंगे जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 4 तक होगी। ये गैसियस रूप में होते हैं और इन्हीं को जब गर्म किया गया कच्चे तेल को तो इसमें से ये गैसियस चीजें निकली और ये यहां से निकलते हुए इधर पहुंची और लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान के आसपास हमको बॉटल्ड गैस मिल गई, ठीक है। यानी कि जो आप गैसेस इस्तेमाल करते हो ना अपने फ्यूल के रूप में, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? फिर आप थोड़ा और गर्म करते हो, पेट्रोल मिल जाता है, फिर और थोड़ा गर्म करोगे, नैफ्था मिलेगा, कैरोसिन मिलेगा, डीजल मिलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, फ्यूल ऑयल मिलेगा, बाइटुमिन मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको मिली। अब आप इनमें से देखिए, यही सब चीजें जो हैं आप कहेंगे यहाँ पे क्या आ जाता है कि इन रेस्पिरेशन प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रेकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए टूट जाते हैं डैश में। जल्दी से बताएंगे कि रेस्पिरेशन प्रक्रिया में जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, वो किस में टूट जाता है, किस रूप में टूट जाता है? PTA, NACCAL या ATP। तो यहाँ पे देखिए, जब भी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो, अब चाहे यहाँ पे श्वसन कैसा भी हो, चाहे यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ठीक है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वायवीय श्वसन हो, चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में ही क्या होगा? देखो, वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा निकलती है, ज्यादा ऊर्जा निकलती है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। क्या होगा? कम ऊर्जा निकलेगी। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि मैम जो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है, इन दोनों के अंदर ऊर्जा तो निकल ही रही है, और वो जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में निकलती है? वो कहोगे मैम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के रूप में निकलती है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कही जाती है, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कही जाती है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कही जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा मैम? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? ATP को। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? तो आप क्या कह देंगे मैम? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसके अंदर पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है,
ठीक है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपके तत्व है वो पूर्ण रूप से दबते नहीं है, जलते नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम्स मेक, राइबोसोम्स के द्वारा क्या बनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। राइबोसोम्स के द्वारा क्या बनाया जाता है, स्टार्च बनाया जाता है, वसा बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है, या लिपिड्स बनाए जाते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। देखो, जब भी हम यहाँ पे राइबोसोम्स की बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं मैम, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। क्या है मैम, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। किस चीज में सहायक है बेटे, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अपने राइबोसोम होते हैं ये बहुत सारे अमीनो अम्लों को जोड़ के, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एक अमीनो एसिड है या अमीनो अम्ल है। तो बहुत सारे अमीनो अम्लों को जोड़ के किसके द्वारा, तो ये कौन से बॉन्ड बनाए यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे अमीनो अम्लों को जोड़ के पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं आप लोगों के लिए प्रोटीन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए, यह आपका जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम के अंदर आपको दो इकाइयां दिखाई देती है, ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। जो आपका राइबोसोम है, ये दो यूनिट्स का बना होता है, और ये जो राइबोसोम है ये दो प्रकार का होता है इन्हीं दो यूनिट्स के आधार पे। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। जो आपका 70S राइबोसोम होता है, वहां पे आप क्या देखेंगे, 70S राइबोसोम के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको दो यूनिट्स मिलेंगी, दो यूनिट्स मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेगी, एक मिलेगी 50S जो क्या है बड़ी यूनिट है, और दूसरी है 30S, ठीक है। ये बड़ी यूनिट 50S, ये छोटी यूनिट 30S। अब आप कहोगे मैम टोटल तो 80 हुआ, तो फिर आपने यहाँ पे इसको 70S में क्यों लिखा। तो बेटा देखो, जैसे आपके पास पेन होगा, ठीक है, और उस पेन के ऊपर कैप है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मान लीजिए ये पेन का कैप है, अब पेन का कैप आप ऐसे करोगे तो वो पूरा पेन को कवर कर लेता है। अब अगर मैंने बोला उस पेन के कैप को उल्टा रख दो, तो आप क्या देखोगे मैम, वो तो इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया है ना। लेकिन तो इसका मतलब अब तो लंबाई ज्यादा है, ये 30S ये 50S, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब अब मान लीजिए पेन को ऐसे हमने कवर कर दिया, पेन को ऐसे इस तरीके से क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब तो इसका साइज छोटा हो गया ना। तो कुछ इसी तरीके की दो स्ट्रक्चर्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, और इसकी वजह से इसका जो कंप्लीट साइज हमको दिखता है वो 70S का दिखता है। ये 70S राइबोसोम जो होता है ये किसके अंदर मिलेगा, तो ध्यान रखना सभी प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा। ठीक है, किस में मिलेगा, सभी जो भी असीम केंद्रक कोशिका होती हैं उनके नाभिक में आपको यह मिलेगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज बेटा ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। किसके, तो आप क्या कह दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑफ, या प्लास्टिड्स लिख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट के बजाय प्लास्टिड्स लिख लीजिए, प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो भी ससीम केंद्रक कोशिका हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड मिलेंगे, है ना। तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी तो अपना खुद का डीएनए मिलता है ना, और वो जहां पे भी उनका खुद का डीएनए मिल रहा है वो भी कैसा है, इधर उधर मंडरा रहा है ना। तो वो भी वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, आपको 70S राइबोसोम मिलेगा। दूसरा आ जाता है 80S राइबोसोम। इसकी दो यूनिट्स कौन सी है, सब यूनिट्स, तो 60S प्लस 40S से मिलके ये बना होता है। कहाँ मिलेगा, इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो भी आपका यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस में आपको यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लास्टिक्स। बताइए इनमें से किसका इस्तेमाल हम प्लास्टिक के निर्माण के लिए करते हैं, यानी कि जब भी हमको प्लास्टिक का निर्माण करना है तो इसमें से हम किसका उपयोग करते हैं। क्या आंसर कर देंगे, क्रिप्टन है, अमोनिया है, ब्यूटेन है, या इथिलीन है। क्या कहोगे कि मैम देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्लास्टिक बनाना है, यानी कि कह सकते हैं मैम पॉलीथीन बनानी है,
है ना। ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी के पेपर में पूछा गया था, यूपी पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे सीधा ऐसे ही पूछा था कि प्लास्टिक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो अब इनमें से अगर मैं बात करूं तो आप प्लास्टिक को सिनोनिम मान सकते हो थैली का, ठीक है, पॉलीथीन का। अब ये जो पॉलीथीन है ये किससे मिलके बना है, तो आप क्या कह देंगे मैम, जो पॉलीथीन है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस प्रकार से मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये है इथीन या इथाइलिन, है ना। और ये जो इथाइलिन है, जब हमने इसका पॉलीमराइजेशन किया, जब हमने इसका बहुलकीकरण किया, तो हम क्या देखेंगे, ये बन जाएगा आपका CH2 बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आपको लंबी सी सीक्वेंस मिल जाएगी, चेन मिल जाएगी, ठीक है। और यही क्या कहलाती है, आपकी पॉलीथीन कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन कह देते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, आपका प्लास्टिक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो जितना भी प्लास्टिक है उसके अंदर जो आपका मोनोमर है, जो एक लक है, वो क्या है, वो है इथीन, ठीक है। एक लक जो होता है वह क्या है, वह है इथीन, और जो बहुलक है वो क्या है, जो पॉलीमर है वो क्या है, वो है पॉलीथीन। भाई पॉलीमर का मतलब ही होता है ना, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स को आपने एक साथ लगा दिया है। तो आपका जो पॉलीथीन होता है वो दो प्रकार का डिवाइडेड होता है, एक होता है लो क्वालिटी वाली पॉलीथीन, जिसको हम कह देते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरी तरफ हो जाता है हमारे पास क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो उच्च क्वालिटी के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमलिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर वो बच्चा बहुत आराम से दे पाएगा जो बच्चा क्या है, जो बच्चा जिस बच्चे ने अच्छे से अपनी क्या की है, कोपलैंड का जो 4 किंगडम का क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो, ठीक है। कोपलैंड का 4 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है तो आप उसको बहुत आसानी से क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। अब देखिए मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, क्वानोजोआ या फिर पिपियंस। अब देखो हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसका, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया किसका, तो आप क्या कह दोगे बेटा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था, कोपलैंड ने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। अब इसके अंदर इन्होंने 4 भागों में जीवों को बांटा। पहला भाग कौन सा, मोनेरा, ठीक है, जिसमें सभी बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरा आया प्रोटोजोआ, ठीक है, या प्रोटिस्टा आप लिख सकते हो, प्रोटिस्टस लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा आ जाता है मेटाफाइटा, जिसके अंदर आपके सभी फाइटा आ जाते हैं, सभी प्लांट्स आ जाते हैं। लास्ट आ जाता है मेटाजोआ, जिसके अंदर सभी एनिमल्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे जोआ शब्द क्या है, जोआ शब्द आपको जू शब्द से मिला है, जिसका मतलब ही क्या है, एनिमल। तो मेटाजोआ का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारा एनिमल, मेटा मतलब मैनी कर सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि मेटाजोआ क्या होते हैं, वैसे इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि डेवलप्ड जोआ, डेवलप्ड एनिमल्स, ठीक है। तो ये मेटाजोआ क्या है, यही एनिमल किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटिस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, और वो इंफॉर्मेशन क्या है बेटे कि एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पे जो कोर्सेज हैं उनमें आप लोगों को मिल रहा है 75% का डिस्काउंट अगर आप लोग उपयोग करते हैं दिवाली 75 कोड को, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस कोड को अप्लाई कीजिए और आपकी जो दिवाली है, शुभ दीपावली हो। इस साल आप लोग जो हैं अपने जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो वो आप लोग क्लियर करें, और इसके साथ साथ आप लोग सिलेक्शन पाएं, ठीक है। इस सिलेक्शन को लेने में एग्जामपुर आप लोगों की हमेशा सहायता करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। अभी एग्जामपुर के जो कोर्सेज हैं उनमें आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा अगर DIWALI 75 कोड को आप अप्लाई करते हो तो। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो आपका ऑफर है ये सिर्फ 27 अक्टूबर तक है, ठीक है। कहीं फिर आप बाद में सोचोगे अरे अब तो जो है
आज तो नहीं, हम कल ले लेंगे, आज तो दिवाली मना लेते हैं। तो बेटा देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं या स्किप हो जाता है हमारे दिमाग से, है ना। तो इस वजह से अगर आप लोग एग्जामपुर के कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे जो भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वहां पे आप दिवाली 75 का कोड लगा लीजिए और आप फिर क्या कर पाएंगे, आप आसानी से अपने उन कोर्सेज को एक कम कीमत में ले पाएंगे। ठीक है, तो अभी इस मौके का फायदा जरूर उठा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। भैया भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोस्टैटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या ऑप्टिक्स। अब देखो विराम अवस्था है यानी कि स्टैटिक है, ठीक है, और दूसरा क्या, किसकी, द्रवों की। तो ये क्या है, ये है फ्लूइड या हाइड्रा। अब देख लो हाइड्रा और स्टैटिक कहाँ बन रहा है, आप कहोगे मैम हाइड्रोस्टैटिक। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हीट में गति, ठीक है, हीट में जो गति है उसको रिप्रेजेंट करता है थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम पूरा लाइट के बारे में बात करते हैं, और जो खगोल भौतिकी है इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट्स है या जो हमारे पास खगोलीय पिंड है उनके अंदर किस तरीके के फिजिक्स काम कर रही है वो हम एस्ट्रोफिजिक्स में देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है विच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर यानी कि जो अपना लाइमस्टोन होता है उसको एक कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। प्लास्टिक है, ऑटोमोबाइल है, बर्तन है या सीमेंट है। अब आप खुद सोचिए, देखो जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होंगे वो मुख्य रूप से किसका उपयोग करेंगी, वो मुख्य रूप से इथीन का उपयोग करेंगी, यानी कि उसी के थ्रू तो वो पॉलिथीन का निर्माण कर पाएंगे, और वो जो पॉलिथीन होगा फिर अकॉर्डिंगली जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली उसको पुट कर दिया जाएगा उसके यूजेस में, है ना, हाई डेंसिटी की चाहिए कि लो डेंसिटी की चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो होती है ये क्या है भैया, इनके अंदर आप लोगों को मुख्य रूप से क्या दिखाई देगा, मुख्य रूप से आपको यहाँ पे कुछ धातुओं का उपयोग होता हुआ दिखाई देता है ना, इसके अंदर मशीनें लगाई जाती हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से बता रही हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे मैम टायर भी तो होता है, हाँ वो सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या करता है, ऑटोमोबाइल में सहायता करता है। लेकिन क्या हमें वहां पे चूना पत्थर कहीं लगा हुआ मिलता है, कहोगे नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, देख लो कहीं आपके फ्यूल की टंकी के अंदर लगा हुआ हो, अंदर से पूरा लाइमस्टोन लगा रखा हो, है, होता है ऐसा, नहीं होता ना। तो इसका मतलब ऑटोमोबाइल भी नहीं है। बर्तनों में इसका इस्तेमाल होता है, नहीं मैम, बर्तनों में अगेन धातुओं का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट जो होता है यहाँ पे आप लाइमस्टोन का सबसे ज्यादा उपयोग करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा उपयोग होता हुआ देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लाइमस्टोन जो होता है ये सीमेंट का मुख्य घटक है। अच्छा, लाइमस्टोन के साथ और क्या डलता है, तो आप क्या आंसर करेंगे कि मैडम यहाँ पे सिलिका को भी डाला जाता है। ठीक है, ये दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपके सीमेंट के। नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, रिएक्टिविटी या फिर सल्यूबिलिटी। क्या आंसर करेंगे, आप लोग कहेंगे कि मैम जो धातु हैं उनकी पतली पतली तार बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती। देखो, अगर आपने अपनी धातु का ये टुकड़ा लिया, उसको पीटा, पीट के पतली चादर बनाई, तो वो क्या होगा, वो होगा पतली चादर। अगर आप उसकी बना देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो है आघात वर्धनीय यानी कि मेलिएबल। ठीक है, अगर वह आपका क्या है, डक्टाइल है, तो डक्टाइल का सिंपल मतलब क्या है बेटा कि वहां पे आप उसकी क्या बना पा रहे हो, पतली तार बना पा रहे हो, यानी कि है तन्य है। ठीक है, प्रतिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी है, और सल्यूबिलिटी घुलनशीलता है कि किसी चीज के अंदर वो घुल गया।
तो अगर मैं इनमें से बात करूं मैम, पतली चादर पूछता तो हम मेलिएबल आंसर करते हैं, और यहाँ पे हमसे पतली तार पूछी है। जैसे आपके घर में बिजली का कनेक्शन है तो उसमें किसका उपयोग हो रहा है? तारों का ना। आप अपने फोन को चार्ज करते हो चार्जर के थ्रू, तो चार्जर की तार में कौन सा चार्जर जो होता है आपको ऊपर से दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपने इंसुलेटर लगा रखा है, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बेटा आपको धातु ही दिखाई देती है ना। चलिए जी, तो यहाँ देखिए कि कोई भी मेटल है, मेटल से आपने क्या बनाई? एक तार बनाई, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपकी डक्टिलिटी कहलाती है, डक्टिलिटी या तन्यता कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है डैश इज नोन एज वुड स्पिरिट, लकड़ी की या कास्ट स्पिरिट किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए, कास्ट स्पिरिट किसको कहा जाता है? कास्ट स्पिरिट किसको कहा जाता है? आप क्या कह देंगे कि मैम जब हम कास्ट स्पिरिट की बात करते हैं तो हम क्या कह देंगे कि मैम ये तो क्या है? ये तो फिनोल है, C6H5OH फिनोल हो जाता है। CH3OH ये क्या है? ये है मिथाइल अल्कोहल, या फिर मीथेनोल। ठीक है, ये वार्निशर के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा C2H5OH, इसको आप इथाइल अल्कोहल या सिंपली रूप में अल्कोहल या इथेनॉल कह देते। ठीक है, नेक्स्ट है CH2CH2OH, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो हम इसको क्या कह देंगे? ब्यूटेनॉल कह देंगे। ठीक है ना, क्या कह देंगे? वैसे भी देखो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया कीजिए, सिंपल यहाँ पे चेक किया कीजिए कि आपके टोटल कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 और 2 कितने हो गए? 7 2 9, C4H9 और साथ में जुड़ा है एक OH। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है C4H9OH हो गया। तो हम इसको कहते हैं, मैम अगर C4H10 होता तो ये ब्यूटेन होता। अब हमने इसमें से क्या किया? इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉल बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है? ये आपका ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहा जा सकता है। आप इसको और क्या कह सकते हो? आप इसको ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, या ब्यूटेनॉल कह सकते हो। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस। भैया ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत बार कर चुके हैं। तो आई नाउ वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। भैया जब भी आपका लाइमस्टोन है, देखो मैं रिएक्शन को यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि जो लाइमस्टोन है, जब आपने इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो क्या बनेगा? क्या कह दोगे? मैम यहाँ पे बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यही बना ना। लेकिन मैं आंसर अभी भी आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग आंसर करेंगे। क्या बनेगा? क्विक लाइम, लाइम वाटर, मार्बल या स्लेक्ड लाइम, क्या बनेगा ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब अगर आप लोगों से, यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा होगा, इसमें हमने क्या किया है? यहाँ पे लाइमस्टोन को जलाया है। लाइमस्टोन को जलाने की वजह से यहाँ पे ना, यहाँ हमने ये चूने का पानी लिया था। ठीक है, क्या लिया था हमने? यहाँ पे चूने का पानी लिया था, और ये जो चूने का पानी था ये क्या हो जाता है? ये मिल्की हो गया। ये कैसा हो गया? ये मिल्की हो गया, दूधिया हो गया। अब चूने का पानी अगर दूधिया हो गया, इसका मतलब हम क्या कह देते हैं कि मैडम हमने यहाँ से जो गैस निकलती हुई देखी थी, यहाँ से कौन सी गैस निकली? तो आप क्या कह दोगे? CO2 गैस एमिट हुई है। कौन सी गैस निकली है? CO2 गैस एमिट हुई है। और आपको पता है, अगर आपने ज्यादा देर तक CO2 गैस यहाँ पे पास होने दी तो ये जो दूधिया हुआ है ना चूने का पानी, वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। डैश कहता है, यानी कि कौन सा नियम कहता है कि नियत आयतन पर, भाई देखो गैसियस लॉस आपके लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्षतः तापमान के साथ परिवर्तित होता है। बताइए, ये ल्यूसेक्स लॉ है।
चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है या फिर एवोगैड्रोस लॉ है। अब आप कहोगे मैम इसका हम लोगों को कहीं उपयोग दिखता है क्या? तो यस बेटा, आपके घर में जो प्रेशर कुकर है वहां पे गेल-ल्यूसेक्स लॉ का ये नियम काम करता है, जहां पे हम क्या देखते हैं कि मैडम जैसे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे जैसे हमने देखो कुकर के अंदर जो सामान डाला था उसका वॉल्यूम निश्चित था, वॉल्यूम सेम था, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे तापमान बढ़ाना शुरू किया तो वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, और ये बात गेल-ल्यूसेक के नियम पर आधारित है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का स्रावन करता है? पित्तरस का उत्पादन कौन सा अंग करता है? छोटी आंत, पेनक्रियाज, लीवर या फिर स्टमक? क्या आंसर कर देंगे? आप लोग कहेंगे मैम पित्तरस का उत्पादन के लिए हमारे शरीर में कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा जो पित्तरस है वह लीवर के द्वारा निकाला जाता है, और इसका भंडारण कहाँ होता है? हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, उन हीलियम परमाणुओं को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है जो 2 इलेक्ट्रॉन के मैम डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम को हम अल्फा रेज कहते हैं, जो कि क्या है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं, के दीवार को भी भेदित कर देगी, ठीक है। लिखेंगे, चलिए सॉरी, जो बीटा रे है वो एल्यूमिनियम की दीवार से रुक जाएगा, और जो आपकी गामा रे है वो क्या करेगी, वो एल्यूमिनियम की दीवार को पार कर जाती है, लेकिन 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 बेटा वो कंक्रीट की दीवार को भेद नहीं पाती है। तो आप अगर कभी भी आसपास कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो आप कंक्रीट की दीवार के अंदर सेफ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है कि इनमें से कौन सा रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड ग्लास को देता है? अगर हम कांच के अंदर कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दें तो इसमें से कौन सा रंग मिलेगा ग्लास को? ग्रीन मिलेगा, पर्पल मिलेगा, ब्लू मिलेगा या व्हाइट मिलेगा? देखिए कांच के अंदर बहुत सारे अलग अलग रंग होते हैं, इसके अंदर हम अलग अलग तत्वों को मिला देते हैं, जैसे आयरन मिलाया हरा रंग, कॉपर मिलाया नीला रंग, ठीक है, क्रोमियम मिलाया हरा रंग, और गोल्ड मिलाते हैं तो हमारे को लाल रंग दिख जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग रंग हमको होते हुए दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, हमने क्या मिला दिया बेटा, कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया है तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू कलर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आई जस्ट होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इतने में आपको एक बार सूचना दे दूं कि हमारा जो ये दिवाली का फेस्टिवल है, ठीक है, आप लोगों की दिवाली भी शुभ दीपावली रहे और आपका एग्जाम का सिलेक्शन हो, इसके लिए एग्जामपुर आपके साथ है और यहाँ पे आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है एग्जामपुर के कोर्सेज पे, अगर आप दिवाली 75 कोड को अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। ये जो ऑफर है सिर्फ 27 अक्टूबर तक है, तो आपको DIWALI 75 कोड अप्लाई करना है और मिलेगा आप लोगों को 75% का डिस्काउंट। तो अब अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर और कर लेते हैं, और ये क्या है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज, तो आप क्या कह दोगे मैम, जो फिश होती है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होती हैं, गलफड़े होते हैं, या जिनको श्वसन क्लोम कहा जाता है, वो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।